भारत की जो सारी बड़ी कंपनीज है ना, सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस, वो अच्छे नंबर रिपोर्ट नहीं कर रहे। यूएस की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डेटा रिलीज की जिसने कहा कि 57% प्रोबेबिलिटी है कि हम 2025 में एक रिसेशन में जा सकते हैं। एनीवे, सारे फैक्टर्स हमने सुन लिए, सारी डेटा हमने देख लिए, अब बताओ हम क्या करें। मैंने पर्सनली अपने कैश पोजीशंस को रखा है। तो भैया, अक्टूबर के पूरे महीने में निफ्टी लगातार गिरता रहा है, मार्केट क्रैश करने के बहुत सारे रूमर्स है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी 50 की 50 कंपनियों को देखोगे तो उनमें से 70 कंपनीज जो है ना, वो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 40% तक डाउन है। पूरे अक्टूबर महीने में निफ्टी ऑलमोस्ट 8 से 10% से टैंक कर चुका है। और इस महीने में कुछ की कंपनीज जैसे फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक तो इंट्राडे बेसिस पर 20% से भी गिर गई। तो भैया क्या हो रहा है एग्जैक्टली, हम कहां पर जा रहे हैं और एक क्रैश आने वाला है या नहीं, सारे सवाल इस वीडियो में आंसर करूंगा। और एक स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूं, वो ये है कि अगर क्रैश आ गया ना तो कोविड के समय जो हुआ था उससे बहुत बड़ा होगा। और ये ऐसे आपको डराने के लिए मैं हवे से बातें निकाल कर नहीं बोल रहा, मैं CFA चार्टर होल्डर हूं, आपको डेटा के दम पे सारे पॉइंट समझाऊंगा। और उतना ही नहीं, अगर ऐसा बुरा वक्त आता है या फिर आने वाला हो तो उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है, इस पर कुछ एक्शनेबल चीजें भी बताऊंगा जिससे आप अपनी प्लानिंग आसानी से अच्छी तरीके से कर सकें। आज की तारीख में सबसे बड़ा रीजन इस मार्केट की गिरने का ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, यानी यूएस के, यूके के म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो गए, ये सारे लोग भारत से अपने पैसों को निकाल रहे हैं। और मैंने आप कहा ना, कोविड से भी बड़ा क्रैश, वो ऐसे हवे में नहीं कहा था, उसकी डेटा आप देखिए। 2020 में जब सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने पैसों को भारत से निकाला था, तब उन्होंने मैक्सिमम 61,972 करोड़ रुपए निकाले। लेकिन ये फिगर सिर्फ अक्टूबर 2024 के महीने में करीबन 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। यानी कोविड के टाइम पे जो अमाउंट थी उसकी नियरली डबल। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो एक्टिविटी होती है ना, वो किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये डिटरमाइन करने कि उस देश का जो मार्केट है वो अच्छी तरह से आगे की तरफ बढ़ता रहेगा या नहीं। एंड सेकेंडली, उस देश के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर भी इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है। क्यों बताता हूं। अब क्या हो रहा है, FIIs जो है वो भारत से अपने पैसे को निकाल रहे हैं और उसको या तो US में या फिर चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब चाइना में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, सरकार ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और वहां पर उनको ग्रोथ स्टिम्युलेट करनी है अपने देश में। तो सारे जो FIIs है वो इसकी होप्स में वहां पे पैसे इन्वेस्ट करके बैठे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, स्टिमुलस पैकेज मतलब क्या होता है, सरकार आती है और पैसे खर्च करती है, सरकार हाईवे बनाती है, सरकार बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है, सरकार लोगों को सब्सिडीज देती है, जिससे क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और वहां पर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और यहीं पर US जो है, वहां पे अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, यानी फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो, जहां पर आपको FD की तरह एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, उसके जो यील्ड्स होते हैं, यानी वहां पर जो रिटर्न मिलता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जब US जैसे एक सेफ, सिक्योर और मैच्योर मार्केट में आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलता है, तब ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो वहां पर और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो एक डेवलप्ड मार्केट है, भारत जो है वो एक डेवलपिंग मार्केट है। भारत में और भी ऐसी कंट्री स्पेसिफिक रिस्क होती है जो US में नहीं होती। तो इससे क्या होता है, जब सारे इन्वेस्टर्स ना भारत से अपने पैसे को निकालते हैं ना और शायद उसको US में या फिर चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, तब उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है भारत के स्टॉक मार्केट पे नंबर 1, और दूसरा भारत की जो करेंसी है ना उस पर, उस एक्सचेंज रेट पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, एक US के इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, वो अपनी सारी इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स को बेचता है और उसके बाद इसको कन्वर्ट करता है US डॉलर में, ताकि वो वहां जाकर US में इन्वेस्ट कर सके। जब आप और ज्यादा क्वांटिटी में US डॉलर खरीदते हैं, अपने इंडियन रूपी को कन्वर्ट करते हैं, तो उससे इंडिया की करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट होती है ना। यानी इसी की वजह से सितंबर में आपको $1 पड़ता था 83 रुपीज का, लेकिन अब अक्टूबर में वो आपको पड़ता है 84 रुपीज का। और भारत जो है ना वो एक ट्रेड डेफिसिट में काम कर रहा है, यानी वो ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है और कम सामान एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप ज्यादा सामान इंपोर्ट करते हो और $1 83 से 84 हो जाता है, तो ये इंपोर्ट करना और महंगा हो जाता है ना। तो ये हो गया एक मेजर ग्लोबल फैक्टर। इसके साथ आपको भारत की करंट सिचुएशन के बारे में एक डरावनी चीज बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे, सब जगह तो हम पढ़ते हैं हेडलाइन के भारत की ग्रोथ रेट आने वाले सालों में 7% होने वाली है, 8% होने वाली है, सारी चीजें अच्छी है, हमारे देश में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है। ये तो सारी हो गई एक बात, लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि भारत की जो सारी बड़ी कंपनीज है ना, सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस, वो अच्छे नंबर रिपोर्ट नहीं कर रहे। इनके जो प्रॉफिट्स में, रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही है ना, वो जितनी आनी चाहिए या मार्केट जितनी एक्सपेक्ट करता है उससे
कम आ रही है। जैसे आप भारत के FMCG सेक्टर को देख लीजिए, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं नेस्ले की, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सुरेश नारायणन सर, इन्होंने कहा कि FMCG सेक्टर जो वो अभी बहुत ही ज्यादा स्लो और स्लगिश डिमांड देख रहा है। जैसे कुछ क्वार्टर्स पहले डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही थी, जैसे 10-12%, अब जाकर वो 1.5 से 2% पर आ गई है। इतना बड़ा ड्रॉप, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में करंटली एक ट्रेंड आ चुका है फूड इन्फ्लेशन का। हम जो सारी ग्रोसरीज हर रोज खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कॉफी चाय खरीदते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स में इन्फ्लेशन आ रही है, और इसकी वजह से जो सारे पैसे हम बाकी चीज़ों पर खर्च करते हैं ना, जैसे कोई शैम्पू, स्नैक्स, मैगी, ऐसी सारी FMCG प्रोडक्ट्स जो एसेंशियल नहीं होती, इन पर हम ज़्यादा खर्चे नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमारे कोर खर्चे होते हैं वही अब और ज़्यादा हो गए, और बाकी चीज़ों पर खर्च करने पैसे बच नहीं रहे हैं इंडियंस के पास। और एक चीज़ आपको समझनी है कि जब भी इन्फ्लेशन आती है, तब सरकार जो होती है वो आपके देश के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, ताकि लोन लेना और महंगा हो जाता है। इसकी वजह से कंपनीज आसानी से लोन लेकर एक्सपैंड नहीं कर पाती, और उनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और करंटली पिछले 2 सालों में भारत में एक हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट चल रही है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि US में भी। और US की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डेटा रिलीज की जिसने कहा कि 57% प्रोबेबिलिटी है कि हम 2025 में एक रिसेशन में जा सकते हैं। 57% माने ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा। और एक कहावत होती है, आपको पता है कि एवरी टाइम द US sneezes the world catches a cold। तो अगर US एक रिसेशन में जाती है तो देयर इज अ हाई चांस दैट इंडिया भी जा सकती है और एक बड़ा क्रैश आ सकता है। और जो चीज़ मैंने आपको FMCG सेक्टर के बारे में बताई ना, वैसी सेम चीज़ ऑटो सेक्टर में भी हो रही है, बैंक्स में भी हो रही है। बैंक्स भी रिपोर्ट कर रही है कि उनकी जो सारी लोन की क्वालिटी होती है ना, यानी जो सारे लोग होते हैं वो लोन को टाइम से वापस दे देते हैं, वो क्वालिटी भी घट रही है। यानी अब और ऐसे लोग बढ़ गए जो अपने लोन्स को टाइम पे रीपे नहीं कर पा रहे। और इन सारे फैक्टर्स की वजह से कंपनीज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही, क्योंकि भैया ज्यादा डिमांड ही नहीं है, और कंपनीज ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही, इसलिए भारत की जो बेरोजगारी है वो भी तेजी से बढ़ रही है। जैसे अगर आप 2021 से हमारे देश की बेरोजगारी को देखें तो वो थी 5.98%, 2022 में हुई 7.33%, 2023 में भी बढ़ गई टू 8%, और ऑल टाइम हाई पे चली गई जून 2024 में एट 9.2%। अब वहां से तो कम हुई है टू 7.8%, लेकिन 5.9 के फिगर तक अब तक हम गए नहीं है। और इन सारे फैक्टर्स के साथ एक और मेजर कारण यह है कि मिडिल ईस्ट में करंटली टेंशंस चल रहे हैं, इजराइल के साथ, ईरान के साथ, पैलेस्टीन के साथ। और ऑब्वियसली बात, अगर वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाता है, फुल ब्लोन वॉर होने की रिस्क एग्जिस्ट करती है, उससे भी हमारे मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। एनीवे, सारे फैक्टर्स हमने सुन लिए, सारी डेटा हमने देख लिए, अब बताओ हम क्या करें। एज प्रॉमिस्ड अब आपको कुछ एक्शनेबल चीजें बताऊंगा जो आप कर सकते हो, जिससे आपकी प्लानिंग इंप्रूव हो सकती है, और कुछ चीजें जो मैं पर्सनली कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये एडवाइस नहीं है, मैं बस आपके बेनिफिट के लिए आपको एजुकेट कर रहा हूँ, एंड आप बिंदास ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कोई चीज बेचने नहीं वाला। पास्ट में भी जब भी कोई चीज बेची है, कोई कोलैबोरेशन किया है, तो डिस्क्लोज करके किया है, और कहीं पर भी कमीशन से 1 रुपया नहीं कमाया। तो सबसे पहली चीज जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी करते हैं ऐसे टाइम पर, जब बहुत सारी अनसर्टेनिटी मार्केट में होती है, डेटा आपको अलग अलग चीजें बताती है, कुछ डेटा बहुत नेगेटिव बता देती है, फिर कुछ डेटा बहुत पॉजिटिव बताती है, मार्केट वॉलेटाइल होता है, तब मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, उसको कहा जाता है सिटिंग ऑन कैश। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सारे इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर कैश विड्रॉ करके उसे एक लॉकर में रख दो। इसका ये मतलब होता है कि आप हमेशा अपॉर्चुनिटीज की खोज में कुछ पैसों को एक्सट्रीमली लिक्विड अमाउंट्स में रखते हो, और इसका ये मतलब नहीं होता आप उसकी FD बना के रखते हो। इसके लिए आपको एक क्रेजी हैक बताता हूँ। आप इन पैसों को किसी भी लिक्विड ETF या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन पैसों को आप इंस्टेंटली कन्वर्ट कर सकते हो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस में, और उस पैसे से किसी भी स्टॉक को या फिर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन पैसों को कैश तो बोला जाता है, लेकिन इन पर आपको ब्याज मिलता है, और वो ब्याज जो होता है वो अक्सर FD से बेहतर होता है, और FD से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप FD में कुछ पैसे रखते हैं और आपको उन पैसों पर 5% का ब्याज मिलता है, तो इस 5% पर सरकार पहले अपना हिस्सा लेती है, उसके बाद में आपको ब्याज देती है। लेकिन दूसरी तरफ किसी लिक्विड ETF या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि सरकार जो होती है वो आपको अपना पूरा पैसा कमाने देती है, और जब आप उस फंड को एग्जिट करते हो तब ही जाकर आपसे टैक्स लेती हो, तो वो और ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन फंड्स को एग्जिट करने पर कोई फी नहीं लगती, और इन फंड्स को तुरंत एग्जिट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पर्सनली
अपने कैश पोजीशंस को रखा है जीरोधा के लिक्विड ETF में। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पर्सनली जो चीज करता हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी मान लीजिए मार्केट गिरता है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, इन पैसों को मैं तुरंत कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में और उससे किसी और म्यूचुअल फंड में, किसी ETF में या फिर किसी शेयर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब दूसरी चीज जो आपने करनी है वो है डिसिप्लिन रीबैलेंसिंग। जैसे आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने हमेशा से सोच रखा था कि मैं 50% अपने पैसे रखूंगा एक स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है और वहां पर रिटर्न भी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और मेरी उम्र कम है तो मैं इस रिस्क को लेना अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन हुआ है कि पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप फंड्स ने तेजी से ग्रोथ दी। जैसे मेरी एक स्मॉल कैप फंड थी जिसने ऑलमोस्ट 66% के ग्रोथ दिए, जिससे क्या हुआ कि मेरी जो 50% की मैंने टारगेट सेट की थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सीड हो गई, क्योंकि इन फंड्स की वैल्यू भी तेजी से बढ़ी ना। मैंने तो सोचा था कि अगर मेरे पास 100 रुपए है तो 50 रुपए मैं स्मॉल कैप में रखूंगा, लेकिन ये 50 रुपए ही बढ़ गए टू 75 या फिर 80 रुपीज, और जो मेरे बाकी के 50 रुपए थे वो इतने तेजी से नहीं बढ़े। तो मेरा जो बैलेंस था, मेरा जो टारगेट मैंने सेट किया था एलोकेशन का, वो हिल गया। तो इसीलिए आपके मर्जी से आप जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करते हो उसके हिसाब से रीबैलेंसिंग करते रहना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी थी उसमें कुछ अमाउंट को बेच दिया और उसको डाल दिया लिक्विड फंड या फिर लिक्विड ETF में। तो फिर से एक बार मैं 50% इन स्मॉल कैप फंड्स के टारगेट पर आ गया। तो इससे क्या हुआ कि फिर से एक बार मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट का 50% बचा स्मॉल कैप फंड में, और मैंने जो टारगेट अपने आप के लिए सेट किया था वो एक और बार अचीव हो गया। अब मान लीजिए मैं ऐसा नहीं करता और मैं ऐसे ही इस फंड को जाने देता, तो क्या होता कि कल को ऐसा भी दिन आता जब स्मॉल कैप फंड्स मेरे पूरे इन्वेस्टमेंट के 90% बना रहे, लेकिन जिस दिन मार्केट क्रैश होगा ना तब मेरा पोर्टफोलियो ब्लीड करेगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स उतने ही रिस्की भी होते हैं। तो इसलिए आप अगर टारगेट सेट करते हैं कि 20% मैं लार्ज कैप में रहूंगा, 20% स्मॉल कैप में, 20% मिड कैप पे, तो इस टारगेट को हर 6 महीने, हर 1 साल आपके अपने मर्जी के हिसाब से एडजस्ट करते रहना है। अगर ये टारगेट हिलता है तो फिर से एक बार एडजस्टमेंट करके उसे अपने ओरिजिनल वेट्स पर लेकर आना है। और अब लास्टली बात करते हैं उन लोगों के लिए जो SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, मैं तो पर्सनली ये नहीं करता, क्योंकि मेरा जो इनकम होता है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, इसीलिए जो भी इनकम मुझे आता है हर महीने वो वेरी करता है। लेकिन मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं या फिर आपको सिंपली सेल्फ कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप SIP के रूट से इन्वेस्ट करते हैं ताकि डिसिप्लिन रहे। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें SIP की कंटिन्यू करते रहिए, मार्केट की तरफ देखिएगा भी मत। सिर्फ एक चीज़ आपको करनी है, वो ये है कि FD को या फिर लिक्विड फंड्स को या फिर लिक्विड ETF को इग्नोर नहीं करना है। जो आपकी सारी सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो सारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स होती है, इनमें भी आपने इन्वेस्ट करते रहना है ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा कैश रहे। लेकिन मार्केट अगर गिर रहा है या फिर तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो SIP अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पर ध्यान भी मत दीजिए, क्योंकि SIP का पॉइंट ही वो होता है कि मार्केट चाहे कहीं भी हो, मैं उतने ही पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एवरेज कर रहा हूँ। यानी अगर मार्केट बहुत ऊपर है मैं SIP कर रहा हूँ, मार्केट नीचे है मैं फिर भी SIP कर रहा हूँ, मार्केट बीच में है तो भी मैं SIP कर रहा हूँ, जिससे क्या होता है मेरी जो बाइंग प्राइस होती है, बाइंग एवरेज होती है ना, वो कम हो जाती है और मैं डिसिप्लिन तरीके से ज़्यादा स्ट्रेस लिए बिना इन्वेस्टमेंट करते रह पाता हूँ। एनीवे, आपको क्या लगता है क्रैश आ रहा है या नहीं, कमेंट करके बताइए, और वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो सब्सक्राइब करके जाना।